हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो के माध्यम से बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी बच्चे होंगे जिन्होंने MIL हिंदी यानी कि जिनका MIL हिंदी या AEC में हिंदी होगा, उनका जो पेपर है उसमें आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उन्हीं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने हैं जिनको आज हम लोग देखेंगे और उसके सही उत्तर करने का प्रयास करेंगे और उसको याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से। तो चलिए उन चीज़ों को बिना देरी किए समझते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपसे, हिंदी को सर्वसम्मति से दर्जा दिया गया, यानी हमारे भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा सर्वसम्मति यानी सभी की सम्मति से कब दिया गया। ऑप्शन ए है आपके पास 18 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी है 14 सितंबर 1949, ऑप्शन सी है 25 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको इनमें से सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों 14 सितंबर 1949। ये याद कर लीजिए, बी नंबर। इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है हिंदी को, तो ये ध्यान में रखना आपको। अगले प्रश्न को देखिए, परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा सबसे पहले सीखता है, यानी किस भाषा को सीखता है। ऑप्शन ए है यंत्र भाषा को, ऑप्शन बी है लिखित भाषा को, ऑप्शन सी है मातृभाषा को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब परिवार में बच्चे का जन्म होता है तो वो सबसे पहले अपनी माँ की भाषा को सीखता है, यानी उसकी माँ जिस भाषा में बोलती है उसी भाषा को बच्चा सबसे पहले सीखता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मातृभाषा बोलते हैं। तो ये ऑप्शन सी सही होगा इसके लिए। अब देखिए अगले प्रश्न को देखिए, भाषा का स्थायित्व प्राप्त प्रवृत्ति रूप है, यानी कि किसी भाषा को स्थायित्व प्राप्त देने के लिए उसको किस तरह रखना चाहिए, उच्चारित करना चाहिए यानी उसको बोलना चाहिए तब वह स्थायित्व में रहेगा, या फिर लिखित रहना चाहिए, या मौखिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर जो होगा, देखिए पहले इस चीज़ को समझिए, कोई भी भाषा है, मान लीजिए हिंदी हम लोग बोलते हैं, अब इस भाषा को अस्थायित्व प्रदान करना है, यानी कि इसको लंबे समय तक ध्यान में रहे। मान लीजिए हम लोग चले जाएंगे तो आने वाले पीढ़ी को कैसे पता होगा कि हमारे जो पूर्वज थे वो हिंदी भी जानते थे, यानी आपका जो आगे का पीढ़ी आएगा उसको कैसे पता चलेगा। तो उसको पता चलने के लिए ये होना चाहिए ना, लिखित रूप में होना चाहिए, वो लिखा रहेगा तभी वो ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। यानी देखिए अभी हम आपसे कुछ बोले, लेकिन वो बात क्या होता है, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन यही चीज़ लिखित रूप में रहता है तो वो ज़्यादा दिन तक याद भी रहता है। तो इसीलिए बोलते हैं जब भी आप पढ़ें तो उसका नोट एक बनाइए, ताकि वो लिखित रूप से आपके दिमाग में आपके पास रहे और उसको आप बार बार पढ़ सकें। तो यही होता है, लिखित इसका सही उत्तर होगा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, कि रॉ कितने रूपों में लिखा जाता है। यानी रॉ जो है, रॉ जो हम लोग लिखते ही इसको, देखिए यहाँ पे समझिए, रॉ जो हम लोग लिखते हैं इसको, ये कितने रूपों में लिखा जाता है या लिखा जा सकता है। इसके लिए ऑप्शन अब आपके पास है कि कौन कौन ऑप्शन है उसको देखिए। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 5 और इनमें से कोई नहीं है, डी ऑप्शन। तो इसका सही उत्तर आपके लिए होगा कि आखिर रॉ को कितने भाषा में लिखते हैं, यानी कितने रूप में लिख सकते हैं, तो 4 रूप में लिख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर 4 होगा। उसके बाद देखिए, भारत एक बहुभाषी देश है, यहाँ लगभग कितनी भाषाएं व्यवहार में लाई जाती है। यानी भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है, यहाँ तो बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन आपको एक अप्रोक्स बताना है कि कितना भाषा। ऑप्शन ए है 500, ऑप्शन बी है 800, ऑप्शन सी है 400, ऑप्शन डी है 200। तो इसका सही उत्तर होगा 200, ऑप्शन डी। ये याद कर लीजिए आप। अगला प्रश्न देखिए, एक टकसाल के नहीं माफ़ कीजिएगा, एक डॉट डॉट के ढले हैं, इसमें होगा माया जाल के। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है टकसाल, ऑप्शन सी है भ्रष्टाचार, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन इसका तो हम आंसर पहले ही बोल दिए, एक टकसाल के ढले हुए, यानी कि टकसाल क्या होता है, जहाँ पे सिक्का ढाला जाता है। और मान लीजिए कि आपका भी व्यवहार और आपके दोस्त जो हैं उनका भी एक जैसा ही व्यवहार है, तो इसको नहीं बोल देते कि एक ही टकसाल के ढले हुए तुम दोनों लगते हो या हो, तो इसको बोलते हैं टकसाल। ये ध्यान में रखिएगा, इसको पूरा करना था, वाक्य था आपका। अब देखिए कुछ इंग्लिश की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी जिसका इंग्लिश मीनिंग, यानी हिंदी से इंग्लिश। तो देखिए, बड़ा लड़का का अगर अर्थ होता है एल्डर सन, यानी द एल्डर सन, बड़ा आदमी जब लिखते हैं तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में ए रिच मैन। तो बड़ा जंगल का अर्थ क्या होगा,
इसको ध्यान से सुनिए। बड़ा लड़का का अर्थ होता है द एल्डर सन, यानी बड़ा लड़का इसको बोलते हैं। और बड़ा आदमी जो कि अमीर आदमी है ना, उसको बड़ा आदमी बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं ए रिच मैन। तो बड़ा जंगल को क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए है आपके पास, एक ग्रेट विल्ड, या फिर लॉन्ग फॉरेस्ट, या वाइल्ड फॉरेस्ट, या फिर बिग फॉरेस्ट। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसमें सही जो होगा बिग फॉरेस्ट इसको बोलेंगे, बड़ा जंगल को। ठीक है, तो इसको याद करिएगा। उसके बाद आ जाइए, खोलने का अर्थ टू फाउंड होता है, यानी टू फाउंड का मतलब होता है खोलना। भेद खोलने का अर्थ होता है टू डिस्क्लोज ए सीक्रेट, यानी किसी का सीक्रेट बात को आप खोल दिए तो उसको बोलते हैं टू डिस्क्लोज ए सीक्रेट, उसको बोलते हैं भेद खोलना। तो ये पूछ रहा है ताला खोलने का अर्थ मतलब इंग्लिश अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन ए है आपके पास टू डिस्क्लोज, ऑप्शन बी है टू फ्री, ऑप्शन सी है टू अनलॉक, या ऑप्शन डी है टू टेक ऑफ। तो इसका सही उत्तर सी होगा, टू अनलॉक। तो ये याद रखिएगा आप। चलिए अब अगले प्रश्न को देख लें हम लोग। अगले प्रश्न में कहता है दुख या संपत्ति नहीं माफ़ कीजिएगा, दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न होने पर कौन सा मनोभाव उत्पन्न होता है? यानी हमारे अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती है जब दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय नहीं है कि ये होगा, दुख आएगा या नहीं आएगा, तो इसमें हमारे अंदर क्या चलता है? तो इस समय हमारे अंदर जो चलता है उसी चीज़ को बताना है। ऑप्शन ए है भय, माफ़ कीजिएगा भय लिखा गया है, तो भय है भय, भय। ऑप्शन बी है क्रोध, ऑप्शन सी है लज्जा, ऑप्शन डी है आशंका। तो देखिए जब हम लोगों को लगता है ना कि अब हमारे ऊपर दुख आने वाला है या आपत्ति आने वाली है तो हमें डर लगता है, तो उसी को बोलते हैं भय। तो इसका सही आंसर ए होगा, याद कर लीजिए आप। अब देखिए 10वां नंबर कहता है कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, यानी आप ही को अभी बोला जाए कि कल आपके हाथ पांव टूट जाएंगे, तो ऐसा वाक्य सुनकर आपको क्या अनुभव होगा? क्रोध का, या फिर निराशा का, या फिर भय का, या फिर उत्साह का? तो सही उत्तर होगा भय का, यानी कि आपको डर लगेगा, क्या सच में हमारा हाथ पैर टूट जाएगा, ऐसा आप डरिएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? भय का जो है विचार आपके अंदर चलेगा। तो इसका सही उत्तर सही होगा, जो कि याद आपको रखना है। चलिए अभी इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे कि ऐसे आपको स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा कि बताइए कि इस वाक्य से आपको क्या लगा, यानी आपको डर लगा कि गुस्सा आया कि खुशी हुई, ये चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है। ये सामान्य चीज़ें हैं और सामान्यतः इसका उत्तर भी आप सही दे दीजिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, विशेषज्ञ जाति के कितने लोग बुलाए गए? देखिए आप जब पढ़े होंगे, हमने जब पढ़ाया था सदाचार का ताबीज़, तो उसमें हरिशंकर परसाई का था सदाचार का ताबीज़। तो उसमें बताया था कि विशेष मतलब जब वह देखता है कि अपने साम्राज्य में पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है तो वो कुछ विशेषज्ञ लोगों को बुलाता है। तो वो कितने थे, उनकी संख्या कितनी थी, यही पूछ रहा है। ए 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7। तो इसका सही उत्तर होगा 5, यानी 5 लोगों को विशेषज्ञों को बुलाया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा। अब आ जाइए 12 नंबर क्वेश्चन, वेश बदल कर राजा ने 2 तारीख को कर्मचारी को कितने रुपये घूस दी? यानी कि जब देखिए आप उसी कहानी में आप आगे देखिएगा, जब सदाचार का ताबीज़ में जो हम कल ही आपको पढ़ाए हैं कि जब इसमें देखिएगा कि जब ये ताबीज़ सबको पहना दिया जाता है तो वेश बदल के राजा जाता है और अपने एक कर्मचारी को बोलता है कि कुछ पैसे ले लीजिए और हमारा कार्य कर दीजिए। तो वो कितना पैसा देना चाहता है यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन 2 है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 9। तो इसमें सही उत्तर होगा 5 रुपये का एक नोट देना चाहता है, जो कि उसका जो है कर्मचारी वो लेने से मना कर देता है। तो इसको ध्यान में रखना है, याद रखना है आपको। अब आ जाइए अगले प्रश्न को देखें, साधु को ताबीज़ बनाने के कारखाने को खोलने के लिए कितना करोड़ रुपया दिया गया था? यानी कि जब राजा बोलता है कि भाई कुछ ऐसा यंत्र बताइए जिससे हमारे साम्राज्य में भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाए, तब उसके दरबारी बोलते हैं ना कि राजा हमारे पास तो एक मंत्र यही है कि एक योगी है जो कि बोलता है कि हम एक ऐसा यंत्र मतलब एक ऐसा ताबीज़ बनाए हुए हैं जो कि लोग उसको पहन ले तो वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। तो राजा बोलता है कि ठीक है, तो ऐसे ही आप ताबीज़ 1 लाख बनाइए, तो उसके लिए उसको कुछ पैसा देता है। तो कितना देता है यही पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन है 2 करोड़,
या फिर 4 करोड़, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है 5 करोड़, ऑप्शन डी है 6 करोड़। तो इसका सही उत्तर सी है, जो कि 5 करोड़ उसको दिया जाता है कि आप जाइए और ताबीज़ 1 लाख ताबीज़ बनाइए, जिसके लिए उसको 5 करोड़ रुपया राजा देता है। तब वह ताबीज़ बना के लाता है और वहाँ की जो मतलब कर्मचारी हैं उनको पहना देता है, ताकि वो भ्रष्टाचार ना करें। फिर भी आप देखिएगा बाद में कि वो लोग भ्रष्टाचार तो करते रहते हैं। तो वो चीज़ हम कहानी में बता चुके हैं, तो वही चीज़ जो पूछा है उसको बता दिए। यानी इससे ये स्पष्ट हो गया कि आपके प्रश्न कहानी के अंदर से भी पूछे जाएंगे, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, बाबर की ममता जो है 14 नंबर क्वेश्चन, बाबर की ममता शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ये तो आसान प्रश्न है, चूँकि हमने इसको पढ़ाया भी है और इसके बारे में आपको बताया भी है। सभी चीज़ें जो भी हम आज पूछ रहे हैं या आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये सारा पढ़ाया गया है। आप जानते हैं, अगर आप रेगुलर हमको देख रहे होंगे या हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, तो सब पढ़ा हुआ है इसमें हिंदी का। तो इसमें देखिए, ऑप्शन ए है देवेंद्र नाथ शर्मा, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी है प्रेमचंद। तो ये पूछ रहा है कि बाबर की ममता जो कहानी है वो कौन लिखा था, इसके लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर आपको पता होगा, आप सही उत्तर बताइए। तो ए होगा इसका सही उत्तर, यानी देवेंद्र नाथ शर्मा। अब आ जाइए अगले प्रश्न को देख लें। किसको हिचकी आता है और वह सदा के लिए आंख मूंद देता है? जब आप देखिए बाबर की ममता जो कहानी है देवेंद्र नाथ शर्मा की, तो उसी में देखिएगा कि बाबर जो है, उसका पुत्र जो है हुमायूं, वो काफ़ी दिनों से बीमार रहता है। तो बाबर अपने पुत्र के बीमारी को ठीक करने के लिए जो है वो प्रयास करने लगता है। तो उसी में पूछ रहा है कि किसको हिचकी आता है और वह सदा के लिए आंख मूंद लेता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है लेखक को, ऑप्शन डी है सेनापति को। तो इसका सही उत्तर आपको, तो हम एक तरह से आपको इंडिकेट कर दिए थे, तो बाबर होगा इसका सही उत्तर, तो याद कर लीजिए इसको। चलिए, अब अगले चीज़ को देख लें हम लोग। कौन सोचता है कि आदमी के लिए उसकी सबसे प्यारी वस्तु जान होती है? यानी देखिए, यह भी कहानी का ही पार्ट है, या आप यूँ देखिए तो बाबर की ममता जो कहानी है उसी का पार्ट है। कौन? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सोचता है कि जो है आदमी का सबसे प्यारा चीज़ उसका जान होता है? तो ऑप्शन है आपके पास सेनापति, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है बाबर, ऑप्शन डी है लेखक। तो देखिए, इसमें सही उत्तर इसका होगा बाबर। बाबर सोचता है कि देखिए, जब इसको बोला जाता है ना कि आप जो आपके पास सबसे प्यारा चीज़ है वो चीज़ ईश्वर यानी अल्लाह को दे दीजिए, तब आपका पुत्र ठीक हो जाएगा। तो बाबर बोलता है हमारी जान ही हमसे सबसे प्यारी चीज़ है हमारे पास, हम उसी को दे देते हैं अल्लाह को। अगर मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा तो वो मेरी जान ले ले। तो ये किसका था? बाबर का था। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। उसके बाद अब देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि हिंदी साहित्य का जो है आधुनिक काल के प्रवर्तक कौन थे, यही आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो ऑप्शन ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनको हिंदी साहित्य का अग्रदूत भी बोला जाता है, आधुनिक साहित्य का अग्रदूत बोला जाता है। और इनकी रचना का नाम क्या है? तो आप बताइएगा, भारत दुर्दशा। ये किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ये हम पहले भी बता चुके हैं, भारत दुर्दशा जब कहानी पढ़ाए थे तो वहीं पे हम इसको बताए थे, तो इसको ध्यान आप रखिएगा। अब आ जाइए अगले प्रश्न को देखिए। भारत दुर्दशा साहित्य किस विधा में लिखी गई है? यानी हम जब भारत दुर्दशा पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि ये किस रूप में लिखा गया है। तो ये रूप सबका याद रखिएगा, कौन ललित काव्य है, कौन कविता है, कौन कहानी है, कौन नाटक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो आपके पास देखिए ऑप्शन है एकांकी, ऑप्शन बी है नाटक, ऑप्शन सी है गद्य काव्य, ऑप्शन डी है पद्य काव्य। तो हमने बताया था कि भारत दुर्दशा एक नाटक है। इसमें लेखक जो है भारत की स्थिति जो बहुत ख़राब रहती है उसको बताने का प्रयास किया है नाटक के रूप में। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि यह एक नाटक है। कौन? भारत दुर्दशा। तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, इसको हम पहले भी बताए थे। तो और इस कहानी में क्या है चर्चा? तो इसमें भारत की जो स्थिति है काफ़ी ख़राब रहती है, उसी के बारे में बताया गया है। यानी भारत दुर्दशा नाम से ही पता चलता है कि भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है। उसको लेखक यानी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखे हैं अपनी कविता में, कहानी में, यानी नाटक में, नाटक के रूप में इसको बताए हैं कि भारत की स्थिति कितनी बुरी है और अंग्रेज़ यहाँ पे शासन कर रहा है। तो उसका मुख्य स्रोत एक ही है कि भारत का अधिक से अधिक शोषण कर सके वह। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इस कहानी
मतलब ये नाटक को हम पहले पढ़ा चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा वीडियो में, तब ये समझ में आएगा। अब चलिए अगले प्रश्न को देख लें। हिंदी भाषा और साहित्य में नव जागरण के अग्रदूत किसे माना जाता है? यानी हिंदी भाषा और साहित्य के नव जागरण के अग्रदूत किनको माना गया है? ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर जो है ना, वो है कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनको हिंदी साहित्य के, आधुनिक हिंदी साहित्य का भी प्रवर्तक माना जाता है। उसके बाद हिंदी साहित्य का नवजागरण के पिता भी या अग्रदूत भी इनको बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा दोनों चीज़, यानी हिंदी साहित्य के नवजागरण के अग्रदूत और आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक, दोनों ही भारतेंदु हरिश्चंद्र को बोला जाता है। तो याद रखना है आपको। अब देखिए अगले प्रश्न को, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पद किस भाव से जुड़े हुए थे? यानी उनकी जो कहानी लिखी गई है उनकी रचना में, तो वो किस भाव से लिखी गई है? उसमें राष्ट्रीय भाव था, या फिर प्रेम भाव था, या फिर करुणा भाव था, या भक्ति भाव था? भक्ति भाव में देखिए जो भी चीज़ लिखी जाएगी ना, वो किसी, जैसे कृष्ण की भक्ति में, यानी किसी की भक्ति में लिखी गई भाव उसमें रहता है। करुणा में होता है कि किसी के प्रति दया वाली चीज़ें उसमें चर्चित होती है, ठीक है। और कुछ में होता है प्रेम भाव, जिसमें प्रेम प्रसंग वाली चीज़ें वर्णित होती है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो लिखे हैं वो भारत की दुर्दशा लिखे हैं, जो उनकी रचना है, तो उसमें भारत की स्थिति के बारे में बताया। तो यानी वो क्या है? राष्ट्रीय भाव। भारत उनके लिए क्या है? उनका देश है, हमारा भी देश है। तो वो उस समय इस भाव से लिखे थे कि उनका भाव था राष्ट्रीय भाव। तो ये याद रखिएगा कि भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, वो राष्ट्रीय भाव में लिखा गया है, और वह एक नाटक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक यानी प्रवर्तक बोला जाता है, और हिंदी साहित्य का के नवजागरण का प्रवर्तक भी इनको ही बोला जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इतना बात इनके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। अब चलिए अगले प्रश्न को देखें। 80 की आमद और 90 का खर्च, ये जो सेंटेंस है कि 80 की आमद और 90 का खर्च, इसका क्या अर्थ होता है? यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है आपके पास पूर्ण स्वतंत्र होना, ऑप्शन बी है अपनी कुशल देखो, ऑप्शन सी है मूर्ख किंतु धनी, ऑप्शन डी है आय से अधिक खर्च। तो इसका सही उत्तर होगा डी, आय से अधिक खर्च। यानी मान लीजिए कि 80 रुपया आप खर्च जमा, मतलब आपकी आय है, कमा रहे हैं, और आपका खर्च कितना है? 90 रुपया। तो ये क्या हुआ? 10 रुपया ज़्यादा खर्च हुआ ना। तो इसको क्या बोलते हैं? आय से अधिक खर्च, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने प्रयास किया है जितना भी प्रश्न हो सका बेसिक उसको हमने करा दिया है। बहुत ही कम समय में छोटे वीडियो के माध्यम से ही हमने कराया है, लेकिन हमारा विश्वास है कि अगर आप इसको देखिएगा तो आपके बहुत से ऑब्जेक्टिव सही होंगे एग्ज़ाम में। तो इसलिए इसको ज़रूर देख लीजिए, और इससे रिलेटेड जो भी और भी वीडियो जो हमारे चैनल पे है उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, अगले भी वीडियो जो बनेगा 3-4 वीडियो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करा देंगे 20-25। तो इससे क्या होगा कि पहले भी हमने कुछ ऑब्जेक्टिव कराया है 20-25, अभी भी करा दिए, लगभग 100 ऑब्जेक्टिव आपका करा देंगे। तो आपसे कोई भी प्रश्न बाहर नहीं होगा, जो भी आप पढ़े होंगे उसी से आपका आ जाएगा। तो हमारा प्रयास यही है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक जानकारी दें और अच्छे से अच्छे तरीके से तैयारी आपकी करा दें। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।